नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। टैक्स बचाने में हम करते हैं आपकी मदद। समझिए टैक्स की सही देनदारी और नियमों को फॉलो करते हुए कैसे आप सही रास्ते से बचाएं अपना टैक्स। टैक्स कैलकुलेशन की बारीकियों से लेकर टैक्स नियम के टेढ़े पेज सब सुलझाएंगे टैक्स गुरु के गुरु मंत्र। और आज टैक्स से जुड़े गुरु मंत्र देने के लिए हमारे साथ हैं, यानी आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। शरद जी नमस्ते। बहुत सारे हमारे पास आपके लिए सवाल हैं, लेकिन शरद जी से बातचीत बढ़ाएं उससे पहले आज किन टॉपिक्स पर है हमारी नजर। टैक्स गुरु में आज समझेंगे फॉरेन करेंसी में अगर कमाई होती है तो टैक्स की देनदारी को कैसे कैलकुलेट करना है आपको। एनआरआईज के लिए भारत में बैंक अकाउंट खोलने के क्या है नियम और इस पर मिलने वाले ब्याज पर क्या आपको देना होगा टैक्स, और जानेंगे कि क्या रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाले पैसे पर चुकाना होता है टैक्स। तो टैक्स की अलग अलग तरह की देनदारी और आप कैसे इसे सही तरह से समझें, सही तरह से अदा करें, यही जानने वाले हैं। लेकिन बात करते हैं कि अगर आपकी कमाई होती है फॉरेन करेंसी में तो इस पर टैक्स के किस तरह के नियम लागू होते हैं। शरद जी, दो सिनेरियो आपके सामने रखते हैं। एक तो कोई भारत में रहता हो, फॉरेन करेंसी में कुछ अर्न कर रहा हो, और दूसरा विदेश में रह करके अगर जब फॉरेन करेंसी में आपकी अर्निंग होती है, दोनों में टैक्स के नियम किस तरह से लागू होते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने जो दूसरा हिस्सा पूछा ना प्रियंका, वो पहले हिस्से का जवाब उसके अंदर छुपा हुआ है। तो नियम यह है कि अगर आप 182 दिन से भारत से बाहर रहते हैं, 182 दिन से ज्यादा बाहर रहते हैं, तो आपकी जो विदेश से आने वाली इनकम है, जो आप विदेश में कमाते हैं, उस पर भारत में टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आप 182 दिन या उससे कम भारत में रह रहे हैं तो फिर आपकी जो विदेश में भी कमाई जाने वाली इनकम है उस पर आपको भारत में टैक्स देना पड़ेगा। मतलब भारत में आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने रिटर्न में। और रिटर्न में हम जानते हैं एक शेड्यूल बनाया गया है FSI, जिसका नाम है फॉरेन सोर्स इनकम, उसमें आपको उसको दिखाना पड़ेगा। परंतु कई दफे क्या होता है प्रियंका कि वो उस इनकम पे यहां पर भी हम टैक्स देते हैं और जिस देश में वो कमाई जा रही है वहां पर भी टैक्स लग जाता है। तो ऐसे हालात में इस चीज पे राहत देने के लिए डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट, जो उस देश के साथ, ज्यादातर देशों के साथ भारत का है, उसके अंडर रिलीफ मिल जाता है। कहने का मतलब ये, अगर आपका वहां टैक्स कट गया है तो आपको यहां नहीं देना पड़ेगा, अगर आप यहां दे रहे हैं तो शायद आपको वहां ना देना पड़े। तो इसलिए ये एक सुविधा दी गई है टैक्स पेयर को कि दो जगह उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और 182 दिन, इसका एक कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए। 182 दिन से ज्यादा अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको फिर जिस देश में आप रह रहे हैं वहां पर टैक्स अदा करना होगा। ठीक है बिल्कुल। और अपने आपके पासपोर्ट से ये निकल के आ जाता है। अब अपने पासपोर्ट पे जब भी आप यहां से जाते हैं प्रियंका, उस पे स्टैंप होती है, वापस आते हैं स्टैंप होती है। तो बहुत आसान तरीका, कुछ लोग क्या करते हैं, आते जाते रहते हैं तो 182 दिन एक साथ नहीं बनते हैं। तो उसमें आपको पासपोर्ट की इन और आउट के बीच का जो गैप है वो काउंट करके आप 182 दिन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे। अशरफ जिसानी जी का सवाल सबसे पहले लेते हैं। इनकी बेटी कनाडा में पढ़ रही है और साथ ही में पार्ट टाइम जॉब भी कर रही है, जिससे कुछ कमाई भी हो रही है इन्हें। अशरफ पूछ रहे हैं कि बेटी का रिटर्न कैसे फाइल किया जाए, क्या ये भारत में रिटर्न भर सकते हैं, और अगर हाँ तो कौन सा फॉर्म इन्हें इस्तेमाल करना, और अगर नहीं तो कहाँ और कैसे रिटर्न फाइल करें, साथ ही रिटर्न भरने की आखिरी तारीख क्या होगी। अशरफ जी, बेटी आपकी कनाडा में रहती है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। अगर वो 182 दिन से ज्यादा कनाडा में है उस वर्ष में, जिस वर्ष में, भारतीय वित्तीय वर्ष की मैं बात कर रहा हूं, भारतीय वित्त वर्ष के हिसाब से 182 दिन अगर वो ज्यादा कनाडा में है तो उस पार्ट टाइम इनकम पर अशरफ भाई आपको इंडिया में टैक्स उनका देना पड़ेगा। पर अगर वो 182 दिन से ज्यादा बाहर हैं तो फिर उस पर नहीं देना पड़ेगा। अब अगर वो ऐसा है, पहले वाली सिचुएशन है, तो आप यहां पर उनके रिटर्न फाइल करिए। फॉर्म 2 में रिटर्न फाइल होगा, FSI शेड्यूल में दिखाना पड़ेगा। 31 जुलाई पिछले साल तक जो लास्ट डेट थी उसी को मान के चलते हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। 31 जुलाई तक उनको अपनी रिटर्न यहां फाइल करनी पड़ेगी। और हां प्रियंका, अगर कनाडा में कोई इनकी बेटी का टैक्स कट गया है तो अशरफ जी कोई चिंता की बात नहीं है, उस टैक्स की रिसीट संभाल के रखिए, उसका क्रेडिट आपको भारत में मिल जाएगा। और अगला सवाल पूछेंगे गुरप्रीत आहूजा, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्ते गुरप्रीत जी, कैसे हैं आप, कैसे मदद करें आपकी। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इंटीरियर और रेनोवेशन के जॉब में हैं, हाँ। तो हमारे को एनुअल रिसिप्ट जो भी मिलता है, रेवेन्यू मेरे को जनरेट होता है, अप्रोक्सीमेटली 70-80 लाख होता है। हाँ जी। और मेरे फादर भी इसी काम में है तो उनका भी इतना ही होता है, अनुमान। अच्छा। 80-85 लाख। अच्छा। तो अगर हम अंडर सेक्शन 44 AD में हम अप्लाई करते हैं तो क्या हमें रिटर्न फाइल करना है
करना है कि नहीं करना, और कितना टैक्स हमें पे करना है? बिल्कुल गुरप्रीत जी, आपने बताया कि आपका इंटीरियर का काम है, रेनोवेशन का काम है, आपके फादर का भी यही काम है, और दोनों में आपको करीब 70-80 लाख का ग्रॉस रिसीट होती है। तो उसमें सेक्शन 44 AD गुरप्रीत जी बिल्कुल अप्लाई करता है। जैसा कि आपको पता होगा, 6% अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, 8% अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं, उतना आप प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। मेरा कहने का मतलब, मान लीजिए 70 लाख आपकी मान ली, तो 70 में से अगर हम 6% लगाएं प्रियंका, तो 4,20,000 के करीब आता है, तो वो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आप उसको 8% लेके चल रहे हैं तो 5,60,000 हो जाएगा। ये मैं मान के चल रहा हूं अगर आपका 70 लाख है। जी हां, बिल्कुल 44 AD का आप बेनिफिट ले। 6% या 8% दोनों अलग अलग, और उन्हीं के नाम से बिजनेस होना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप। ऐसा नहीं है कि अपने फादर के नाम कुछ रिसीट्स ट्रांसफर कर देंगे, उनके नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, उनके नाम में ही रिसीट्स आनी चाहिए, आपके नाम में अलग आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल आप सुगम नाम का फॉर्म है, आपको जानकारी होगी, उसमें फाइल करिए, 6% 8% पे टैक्स कैलकुलेट करके जमा करिए। कोई प्रियंका इनको खाते भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही आसान आपके लिए हो जाने वाला है गुरप्रीत जी। तो 44 AD का पूरा फायदा उठाइए गुरप्रीत जी। झांसी से DRS यादव अब हमारे साथ हैं। नमस्ते यादव जी, पूछिए अपना सवाल, कैसे मदद की जाए आपकी? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। 2018 को रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। और मुझे ग्रेचुटी करीब 16 लाख और 16 लाख के आसपास PF फंड और 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, अच्छा, ये सब मिला है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी? बैंक ने मेरा 70,000 पहले TDS काटा, बाद में वापस कर दिया, तो मुझे किस अमाउंट पे ये टैक्स देना पड़ेगा? मैं समझ गया यादव साहब, आपका जो पहले तो टैक्स काट के वापस किया, इसका मतलब यह है कि उनको लगा होगा कुछ कैलकुलेशन में उन्होंने टैक्स काट लिया जो कि शायद नहीं बनता था। खैर, हम आपको बता देते हैं, आप खुद देख लीजिएगा कि ये बनता है कि नहीं बनता है, वो जो मिस्ट्री है। और प्रियंका, इतने सारे पैसे मिले हैं एक साथ, बड़ी खुशी होती है रिटायरमेंट में पैसे मिलते हैं जब इतने सारे सोर्सेज से। जी हाँ, जो आपको ग्रेच्युटी मिली है उसके लिए यादव साहब 3 कंडीशंस है। पहला, 20 लाख आप एक तरफ रखें, उसके बाद 15 दिन की सैलरी जितने साल आपने काम किया है उससे मल्टीप्लाई करके उसको एक तरफ रखें, और जो ग्रेच्युटी एक्चुअली मिली है उसको एक तरफ रखें। इन तीनों में से देखें सबसे कम क्या है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी और बाकी की टैक्सेबल हो जाएगी। अब आते हैं आपके प्रोविडेंट फंड। आपने बताया प्रोविडेंट फंड सेक्शन 10(11) और सेक्शन 10(12) में ग्रेच्युटी, मैं आपको बता दूं, सेक्शन 10(10) में एग्जेम्प्ट थी, और प्रोविडेंट फंड 10(11) और 10(12) में एग्जेम्पशन है। 5 साल से ज्यादा मुझे लगी रहा है आपने सर्विस करी है, पूरा का पूरा प्रोविडेंट फंड आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर प्रियंका किसी ने 5 साल नहीं भी करी हो और वो जल्दी छोड़ देते हैं 5 साल से, परंतु प्रोविडेंट फंड को 5 साल तक रखते हैं, तब भी वो सेक्शन 10, 11 और 12 के अंतर्गत एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो ये हुआ आपका प्रोविडेंट। अगर आपको मान लीजिए कोई कम्यूटेड पेंशन भी मिली है यादव साहब, तो वो भी अगर ग्रेच्युटी के साथ मिली है तो 1/3 वो भी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो देखिए कितने सारे आपको एग्जेम्पशंस मिल रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे क्यों उन्होंने वापस कर दिया आपको, शायद इसी वजह से उन्होंने वापस किया होगा। और अब बैंगलोर से डॉक्टर श्री शैला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते, बताइए क्या समस्या आ रही है टैक्स को लेकर के? मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। मेरे पास एक मेडिक्लेम और टॉप अप पॉलिसी भी है फॉर सेल्फ एंड फैमिली। ठीक है। इसके लिए मैं टोटल प्रीमियम पे कर रहा हूँ 57,000। अच्छा। मेरा पास 3 क्वेश्चन है। हाँ जी। पहला क्वेश्चन है, क्या मुझे सीनियर सिटीजन बेनिफिट टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 अवेलेबल होगा, या सिंस माय वाइफ इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, अच्छा ठीक है, एंड माय डॉटर टू, मेरा लिमिट 25,000 ही होगा सेक्शन 80D के हिसाब से। ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 80D ये एग्जेम्पशन जो मिलेगा ये इंक्लूसिव ऑफ GST है, क्योंकि ये 57,000 इट इज इंक्लूसिव ऑफ GST जो मैं पे कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, मेरा डॉटर अभी भी डिपेंडेंट है, कितने साल तक ये कैन शी बी डिफाइंड एज ए डिपेंडेंट? इज इट डिपेंडेंट ऑन एज और हर एम्प्लॉयमेंट और इनकम अर्निंग स्टेटस? ठीक है डॉक्टर साहब, आपके क्वेश्चन सारे समझ गए, और मैं क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत सारे थे तो मैंने लिख लिया कि मैं कहीं गलती से भूल ना जाऊं। जी हाँ, आपका पहला सवाल था कि 50,000 तक आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए 50,000 का बेनिफिट डॉक्टर साहब सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास
मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। क्योंकि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है तो जो मेडिकल बिल्स पे प्रियंका रिइंबर्समेंट मिलता है वो डॉक्टर साहब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपने कहा मेडिकल और टॉपअप पॉलिसीज हैं। दूसरा, आपने मेरे से पूछा कि जो जीएसटी आप पे कर रहे हैं वो इंक्लूड प्रीमियम में इंक्लूड होता है, जीएसटी जुड़ा होता है। जी हां, जीएसटी मिला के उसको बेनिफिट कंसिडर किया जाएगा। तीसरी बात आपने पूछी कि आपकी बिटिया जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपने पूछा कोई एज है। प्रियंका, बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि सिर्फ डिपेंडेंस देखा जाता है। बिटिया चाहे 22, 23, 25 साल की भी हो तो वो भी, उसका भी बेनिफिट इनको फैमिली के लिए मिल जाएगा। पर डॉक्टर साहब एक ध्यान रखना है कि जो फैमिली मेंबर्स का मिलता है वो आपको जब पेरेंट्स का मिलता है उसमें, बाकी के जो मेंबर्स हैं उनका ऐसे नहीं मिलता। आप पेरेंट्स को 25,000 और ले सकते हैं। अपना आपको पता ही होगा डॉक्टर साहब कि आप 30,000 तक एज ए सीनियर सिटीजन उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है शरद कि हमारा शो केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी खूब देखा जाता है और इसलिए एनआरआईज हमें कई सवाल भेजते हैं और एक उन्हीं के सवाल से जो है एक बात निकल कर आई है, वो रखते हैं शरद जी के सामने। शरद, भारत में कोई एनआरआई कितने बैंक अकाउंट खोल सकता है और उस अकाउंट में जो डिपॉजिट होगा उस पर अगर इंटरेस्ट अर्न कर रहा है तो उस पर टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा? देखिए, 3 तरीके के अकाउंट्स प्रियंका खोले जाते हैं और 3 ही कैटेगरीज के खोले जाते हैं। मतलब एक नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट बोलते हैं, एनआरई उसका नाम है। एक नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी जिसको एनआरओ बोलते हैं, और तीसरा होता है जो थोड़ा कम कॉमन होता है जिसको हम एफसीएनआर बोलते हैं, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। और प्रियंका 3 ही कैटेगरीज के होते हैं। कैटेगरीज 3 इसलिए होती हैं क्योंकि आप सेविंग्स खोल सकते हैं, आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं या आपको डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। अब ये 3 अकाउंट्स आप खोल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि तीनों में फर्क क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। एनआरई अकाउंट जो है उसमें आप केवल और केवल विदेश से पैसा यहां भेज सकते हैं और उस पर जो भी ब्याज कमाया जाता है वो पूरी तरह से टैक्स से रहित रहता है। टैक्स में उस पर छूट मिलती है, टैक्स नहीं लगता है। परंतु प्रियंका, उस एनआरई अकाउंट में आप इंडिया से कोई डिपॉजिट नहीं करा सकते, मतलब भारत से आप कुछ पैसा नहीं जमा करा सकते हैं। और उस एनआरई अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है वो बड़े आराम से रिपैट्रिएट किया जा सकता है। उसको वापस आप अपने देश में कभी भी जहां आप रहते हैं, अपने देश तो अपना देश भारत ही बोलते हैं, पर जहां आप रहते हैं वहां आप उसको ले जा सकते हैं। अब जो एनआरओ अकाउंट है वो एक साधारण अकाउंट होता है, जैसे आपका और मेरा अकाउंट होता है। उसमें आप यहां से पैसा जमा भी करा सकते हैं, बाहर से भी ला सकते हैं, यहां से निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं, परंतु उस पर जो आने वाला इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है। और आखिरी जो एफसीएनआर अकाउंट होता है वो प्रियंका कुछ लोग इसलिए रखते हैं कि फॉरेन करेंसी में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, डॉलर में, पाउंड में, यूरो में, येन में, किसी करेंसी में आप उसको यहां रखें, उस पर जो आने वाला ब्याज होता है वो भी कर मुक्त होता है और उसको भी आप बाहर ले जा सकते हैं। इसलिए रखा जाता है कि कई बार करेंसी से लोग फायदा, उसके रेट के चेंज से फायदा उठाते हैं कि यहां रख लिया, जब डॉलर या पाउंड महंगा होगा तो हम उसको बेच देंगे, इसलिए रखा जाता है। तो ये 3 प्रकार के अकाउंट 3 कैटेगरी में नॉन रेजिडेंट्स रख सकते हैं। ठीक है, तो एनआरई अकाउंट पर ही अगला सवाल, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। मुंबई से पूनम जी जानना चाह रही हैं कि इनके पिताजी के पास है एनआरई फिक्स्ड डिपॉजिट और इसके जरिए सालाना कुछ 7 लाख ब्याज इन्हें कमाई हो रही है। पूछ रही हैं कि क्या ब्याज आय की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में इन्हें देनी जरूरी है, हाँ तो कौन सा फॉर्म इनके फादर को भरना चाहिए? पूनम, आपके लिए खुशखबरी दे देते हैं। आपके फादर का जो एनआरई में ये डिपॉजिट है 7 लाख ब्याज आ रहा है, तो अच्छा खासा डिपॉजिट आपने उसमें कर रखा होगा, वो पूरी तरह से कर मुक्त है। अब मुझे नहीं पता आप टैक्स गुरु कार्यक्रम को इसके बदले में कोई मिठाई उठाई देंगे, क्योंकि हमने सारा का सारा टैक्स इसके बदले में बचवा दिया। आप उनका फॉर्म नंबर 2 फाइल किया जाता है एनआरआईज के लिए और उसमें आप एग्जेम्प्ट इनकम कैटेगरी में इसको भर सकते हैं। चलिए, तो पूनम जी आपके लिए तो अच्छी खबर। और अब दिल्ली से अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी नमस्ते, कैसे हैं आप, कैसे मदद की जाए? नमस्ते प्रियंका जी, अच्छा हूँ, धन्यवाद आपका सवाल मेरे लेने के लिए। मेरा अपने कार्यक्रम में बता दें कि 50,000 की लिमिट है टैक्स की, उस गिफ्ट की, अगर नॉन रिलेटिव से लिया जाए तो मेरा उसके बारे में क्लैरिफिकेशन थोड़ा लेना था मुझे। हाँ जी। कि अगर मेरे 3 मित्र अलग अलग मुझे 50,000 रुपए देते हैं तो मुझे तो टोटल 1.5 लाख रुपए मिल गया। हाँ जी, हाँ जी। तो उस पर मुझे कोई टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा उसके ऊपर? और दूसरा, वही मित्र अगर 3 मित्रों को अलग अलग देते तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए दे दिया, तो कोई टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है? ये पार्ट है इसका क्वेश्चन का। हाँ जी। और दूसरा पार्ट ये है सर, अगर जैसे रिश्ते में मैं अपनी बड़ी सिस्टर से या मेरे चचेरे भाई जो उम्र में मेरे से छोटे हैं उनसे गिफ्ट लेता हूँ तो उस पर भी कोई 50,000 की लिमिट है या क्या सीन है उसका गिफ्ट टैक्स का? हाँ देखिए, अनिल जी ने बड़ी बड़ी पेचीदा बात निकाल ली गिफ्ट में से प्रियंका के। हमने, क्योंकि हम निरंतर बोलते रहते हैं कि गिफ्ट में 50,000 रुपए अगर आप नॉन रिलेटिव से ले रहे हैं तो 50,000 तक ही माफ है, उससे ज्यादा लेंगे तो टैक्स लगेगा।
अनिल जी, ये आपका जो डाउट है जहां से निकल के आ रहा है, हम सीधा उसी पे पहुंच जाते हैं। वो डाउट के हिसाब से 50,000 सभी फ्रेंड से मिला के है अनिल जी। ऐसा नहीं है कि 50-50 आप सबसे ले लें और फिर वो तो 2, 2.5, 5, 6, 50 लाख कितना बन जाए। जी नहीं, 50,000 सबको मिला के है। तो देखिए, आपके तीनों मित्र जो है उनको कहिए साहब आपस में फैसला कर लें, मुझे 50,000 दीजिए। दूसरा आपका प्रश्न ये था कि अब बात कुछ रिश्तेदारी की कर लेते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात उठाई। रिश्तेदारी में यह है कि जो आपके भाई हैं, सिस्टर आपने बात की है, उनसे आप ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आपने चचेरे भाई साहब का जिक्र किया है वो प्रियंका कजिन बन जाते हैं। तो कजिन्स इसमें अलाउड नहीं है। इसमें मामा, वैसे रिश्तेदारी की लिस्ट प्रियंका बहुत लंबी है, 5627 में दी हुई है। चाचा, मामा, ताई, नंद और देवर और साला, सलज, दादा, दादी, नाना, नानी, पर कजिन उसमें अनिल जी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ओके, तो कजिन जो है उसे रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं माना जाता। और अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कौन से आपने रूल 5627 में रिश्तेदारी की लिस्ट है जो आप शादी के टाइम बनाते हैं, वो चेक कर लीजिए। ओके, 5627 में वो लिस्ट आप चेक भी कर सकते हैं। बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। और अब देखिए, अभी मैं कह रही थी कि हमारे कई दर्शक जो हैं जो विदेशों में भी हमारे शो को देखते हैं, तो रियाद से मसूद अहमद जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते मसूद जी, कैसे मदद करें? और बहुत अच्छा लगता है, आप वहाँ रियाद में हमारा शो देखते हैं? मुसलसल देखता हूँ प्रियंका जी, और आपका स्टाइल बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बताइए कैसे मदद करें आपकी? थैंक यू सो मच। मैं देखिए 2005 में एक प्लॉट लिया था हैदराबाद में किस्तों पे, और उसका प्लॉट के सारे पैसे मैंने 2007 में पे कर दिया। अच्छा। मगर कुछ टेक्निकल रीजन से उसकी रजिस्ट्री नहीं करवा सका मैं। अच्छा। तो अभी मैं वो प्लॉट किसी को ट्रांसफर कर रहा हूँ। अच्छा। सेम कीमत पे 2,32,000 पे। अच्छा। तो वो जो चेक मिल रहा है मुझे, तो वो चेक मैंने अपने एनआरओ अकाउंट में जमा कर रहा हूँ। तो क्या इस ट्रांजेक्शन पे मुझे टैक्स की कुछ लायबिलिटी बनेगी, या और मुझे ये अपने रिटर्न में जमा करवाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा? मैं समझ गया। क्योंकि मैं अभी तक मेरा कोई लिमिट नहीं है। मैं जो मेरी आमदनी है इंडिया की लेस देन 2.5 लाख है। मसूद भाई, बिल्कुल आपने बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन पूछा है। जी हाँ, आपने 2,32,000 का लिया था और 2,32,000 में ही ट्रांसफर कर दिया। तो पहली बात तो कोई कैपिटल गेन इसमें नहीं बन रहा है, आपने एनआरओ में डिपॉजिट किया, परंतु ये ट्रांजैक्शन आपको रिटर्न फॉर्म 2 फाइल करके आपको जो स्केड्यूल CG होता है, जिसको स्केड्यूल कैपिटल गेन कहते हैं, उसमें भर के ट्रांजैक्शन को आपको जरूर दिखाना चाहिए। क्योंकि आपकी अन्य कोई इनकम नहीं है तो मुझे नहीं लग रहा और कोई टैक्स लगने वाला है, परंतु इस ट्रांजैक्शन को दिखाना जरूरी है। और प्रियंका, मैं इनको एक बात कह दूं कि प्रियंका के स्टाइल के जितने भी टैक्स गुरु यहाँ आते हैं वो सभी के सभी कायल हैं, खाली आप ही नहीं, टैक्स गुरु भी इनको देखते हैं। थैंक यू सो मच शरद जी, आपका भी। तो मसूद जी, फॉर्म 2 में शेड्यूल CG का आपको ख्याल रखना है, ये सलाह आपको शरद दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या गंभीर बीमारी के इलाज में खर्च हुए पैसों पर मिल सकती है टैक्स छूट या नहीं। पासवर्ड क्या है? इट्स पर्सनल। पर्सनल लोन ले लूं? पर्सनल लोन लेने से पहले गूगल ऐप पे रिसर्च करो। Life is like jazz. You never know what comes next. I was living in India, working as an IT consultant, day and night. Then I spent some time in New York. The rhythm of the city was magical. Welcome to New York, baby. One day, I stumbled upon a music workshop in Midtown. I was hooked. Back home in India, I wanted people to feel that too. You know, teaching keeps me close to what I truly love. Music. फरवरी की पॉलिसी में नए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने आते ही जिस तरह से रेट कट किया और स्टैंड भी बदलकर न्यूट्रल किया, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल में एक और रेट कट देखने को मिलेगा। तो 4 अप्रैल को एक रेट कट की उम्मीद लेकर बाजार जा रहा है, लेकिन क्या इसके अलावा गवर्नर शक्तिकांता दास और उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कोई पॉजिटिव सरप्राइज भी दे सकते हैं?
ये हम आपको बताएंगे, पॉलिसी का पूरा विश्लेषण लेकर आएंगे आपके लिए, और साथ ही हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स ये भी बताएंगे कि पॉलिसी के बाद बाजार में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति। देखिए आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का पूरा कवरेज 4 अप्रैल को दिन भर सिर्फ CNBC आवाज पर। बाजार की हर चाल पर है मेरी नजर। सौदा खरीदने या बेचने से पहले मेरे साथ बनाएं स्ट्रेटेजी। मैं आपको दूंगा हमेशा सटीक सलाह। तो कमाई के लिए हो जाइए तैयार। देखिए मार्केट आज मेरे साथ सिर्फ CNBC आवाज पर। डोर्स ऑफ विंडो मैन्युफैक्चरर एनक्राफ्ट इंडिया भारत की UPVC फेनेस्ट्रेशन मार्केट में अपने स्टाइलिश और ठोस प्रोडक्ट्स के जरिए बना रही है अलग पहचान। Heart of Precision is our tagline and customer satisfaction is the prime focus at Encraft India. देखिए इनक्रेडिबल जर्नी द राइजिंग स्टार्स सिर्फ CNBC आवाज पर। ये लीजिए सर, बेस्ट प्रोडक्ट है और सबसे बड़ी बात इसमें 10 साल की वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस भी फ्री। इस प्रोडक्ट पर गाड़ी और साल भर का पेट्रोल बिल्कुल मुफ्त है और तो और 100% कैशबैक भी। बताइए सर, कोई देगा ऐसी डील? प्रोडक्ट और सर्विस बेचते वक्त ना जाने कंज्यूमर से कितने वादे किए जाते हैं। डील एक बार डन हो जाए तो कंज्यूमर की शिकायतों को अनसुना करते हैं। अगर आप भी किसी कंपनी के रवैये से हैं परेशान तो पहरेदार को कीजिए शिकायत और समझिए हो गया समाधान। देखिए पहरेदार, कंज्यूमर के हक की आवाज। आपका चौकीदार चौकन्ना है। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। शुरू हो चुका है लोकतंत्र का महासंग्राम। अब शोर होगा चारों ओर और आपको सुननी है सिर्फ अपनी आवाज। गोलमोल नहीं, हम करते हैं सीधी और साफ बात। चुनाव नतीजों से पहले और नतीजों के बाद, क्योंकि इस चुनाव से देश की इकोनॉमी और बिजनेस के साथ साथ आपकी किस्मत का भी होगा फैसला। देखिए लोकसभा चुनाव पर सबसे जबरदस्त कवरेज जनादेश 2019 सिर्फ CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपकी मदद कर सकें और अब पटियाला के लखबीर सिंह जी का सवाल रखते हैं, देखते हैं कैसी मदद हो पाएगी उनकी। ये हैं 68 वर्ष के, सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, पेंशन मिल रहा है और दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। इन्होंने 3 लाख के मेडिकल बिल जमा किए लेकिन सरकार ने सिर्फ 1,48,000 रुपए ही सैंक्शन किए हैं। पूछ रहे हैं कि जो बाकी बचे पैसे हैं यानी कि 1,52,000 की राशि, क्या सेक्शन 80D के तहत लखबीर जी से क्लेम कर सकते हैं? लखबीर जी, पहले तो हम आपकी अच्छी सेहत की प्रार्थना करते हैं कि आपका दिल खूब अच्छे से धड़के, थोड़ा सा टैक्स गुरु के लिए भी धड़के। देखिए, जो आपने, अगर तो गवर्नमेंट ने आपका कोई मेडिकल कवर आपके लिए ले रखा है तो फिर तो आप इस 80D की जो 50,000 की बेनिफिट मिलती है उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। परंतु अगर कोई मेडिकल कवर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में इनबिल्ट आपको रीइंबर्समेंट मिलता है, जैसे प्रियंका CGHS वगैरह में मिलता है, तो फिर आप जो बचा हुआ 1,52,000 है उसमें से 50,000 का सेक्शन 80D में इंडोर मेडिकल बिल्स का फायदा उठा सकते हैं। बाकी का जो पैसा है वो आपको फिर जेब से देना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ शरद, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला टैक्स गुरु के लिए। टैक्स गुरु में हम लेंगे इजाजत, लेकिन टैक्स से जुड़ा जो सवाल आपको परेशान कर रहा हो, अपनी परेशानी भेजें हमारे साथ, क्योंकि हमारे टैक्स एक्सपर्ट जो है आप ही के लिए आते हैं और टैक्स को आसान बनाते हैं। तो ईमेल कीजिए अपने सवाल tax@moneycontrol.com पर। बस याद रहे, सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। तो अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। तब तक नमस्कार।